नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ दोबारा आप लोगों के बीच में। जी हाँ, हमारा चौथा यूनिट लेकर एयर ट्रांसपोर्ट हम लोग जो पढ़ रहे थे BTME 141 इग्नो का। कल हमने एयर ट्रांसपोर्ट के कुछ पोर्शंस को पढ़ा था और मैंने कहा था कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे आपस में, रोल ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन टूरिज्म ऑपरेशन। कि एयर ट्रांसपोर्ट का यानी हवाई यातायात का टूरिज्म प्रमोशन में, टूरिज्म को हमारे पर्यटन को प्रमोट करने में यानी आगे बढ़ाने में उसका क्या हाथ रहता है हवाई यातायात का। एयर ट्रांसपोर्ट हैज बिकम अ बून फॉर टूरिस्ट टू विजिट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन अ शॉर्ट पीरियड। एयर ट्रांसपोर्ट जो है हवाई यातायात, वो किसी भी टूरिस्ट के लिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक झटका, ऊपर के लिए झटका बन चुकी है, जिससे कि टूरिस्ट बहुत ही कम वक्त में अपनी पसंदीदा जगह में जा सकता है। कि वो उसने एकदम से उसको उठा दिया, ऊपर की तरफ उठा दिया उसको। इट हैज़ रिड्यूस्ड द टाइम टेकन टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड सेव वैल्यूएबल टाइम। इसने वक्त को बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो वक्त की ज़रूरत होती थी उसको काफ़ी कम कर दिया है। और दूसरा है कि इसने महंगे और कीमती वक्त को बचाना चालू कर दिया है। Due to its speed and range, air travel has become the most popular mode of tourist transport. किसी भी पर्यटक के लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत वाली अगर कोई यातायात का कोई साधन है तो वो है हवाई यातायात। क्यों? क्योंकि इसकी तेज़ी बहुत ज़्यादा है, बाकी सभी यातायात के साधनों से इसकी तेज़ी सबसे ज़्यादा है। और उसका रेंज, कि एक आप सोचो कि आप एक देश से दूसरे देश में आप ट्रेन से या फिर बस से मुश्किल से जा सकते हैं, लेकिन आप हवाई जहाज़ से आसमान से फटाक से पहुंच सकते हैं। इसका रेंज बहुत बड़ा है, ये पॉपुलर हो गया है टूरिस्ट के बीच में। इन 2019 59% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल इनबाउंड टूरिस्ट हैज़ कंप्लीटेड देयर जर्नी थ्रू एयर ट्रैवल। तो 2019 साल 2019 में 59% जो टोटल इंटरनेशनल इनबाउंड टूरिस्ट, हमने पहले पढ़ा है आउटबाउंड और इनबाउंड, यानी जो बाहर के टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं उन्हें इनबाउंड टूरिस्ट कहा जाता है। तो इंटरनेशनल इनबाउंड टूरिस्ट जो थे 2019 में, उनमें से 59% जो थे उन्होंने अपनी जो जर्नी की थी वो एयर ट्रैवल से की थी, यानी हवाई यातायात से उन्होंने कंप्लीट की थी। एयर एक्सेस लिबरलाइजेशन पॉलिसी एंड डीरेगुलेशन हैव एनहांस्ड टूरिस्ट एक्सेसिबिलिटी टू द रीजन। एयर एक्सेस लिबरलाइजेशन यानी हवाई रास्तों को लिबरल कर देना, खोल देना सभी के लिए। एक होता है ना जो आपस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं आपस में देशों के, कि आप हमारे देश में भेज सकते हैं, वो कहते हैं आप हमारे देश के ऊपर से जा सकते हैं। ये जो लिबरलाइज्ड हो गया है, जो हमारे रास्ते खुल गए, या फिर पहले जैसे 2 ही एयरलाइंस चलती थी, बाद में उन्होंने अलाउ कर दिया कि भाई जितने भी प्राइवेट हैं आप भी आके जुड़िए हमारे। तो ये जो लिबरलाइजेशन हुई है इसने बहुत ज़्यादा, एंड डीरेगुलेशन, जो रेगुलेशंस थी पहले, जो नियम थे, सख्त नियम थे हवाई यातायात के, या हवाई यातायात के नियम जो थे सख्त वाले, उनको जब से हटा दिया गया तब से क्या हुआ कि एनहेंस्ड टूरिस्ट एक्सेसिबिलिटी, किसी भी पर्यटक की जो एक्सेसिबिलिटी है, कहीं पहुंचने के लिए जो उसकी सहूलियत है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया उसने। द लिबरलाइजेशन हैज़ रिड्यूस्ड एयरफेयर्स एंड ट्रैवल टाइम टू डेस्टिनेशन। मैंने वही कहा कि जब पहले दो ही एयरलाइंस थी तो वो अपने मनचाहा पैसा लेती थी, वही रेट फिक्स करती थी। अब क्या हुआ कि जहाँ पे काफ़ी सारे प्राइवेट एयरलाइंस घुस गए तो इन्होंने कहा कि अच्छा तुम 3000 लेते हो एक सीट का, तो मैं भैया 2500 लूँगा। तो उसने कहा तुम 2500 लेते हो तो मैं 2000 लूँगा। ऐसे क्या हुआ कि रेट्स जो है वो घट गए, जो एयर ट्रैवल का रेट जो है वो काफ़ी घट गया। इससे बहुत फ़ायदा हुआ लिबरलाइजेशन से। तो एयरफेयर्स ऑन ट्रैवल टाइम, और ट्रैवल टाइम भी काफ़ी कम हो गया किसी जगह से, कि कोई फ़्लाइट जो है वो उनकी कम फ़्लाइटें हैं या फिर वो इतना टाइम लेती है, किसी ने कहा मैं और तेज़ फ्लाइट चलाऊँ तो उसने कम टाइम में पहुँचाना चालू कर दिया डेस्टिनेशन पे। अच्छा, एयर ट्रांसपोर्ट प्लेज अ क्रूशल रोल इन ओपनिंग अप न्यू डेस्टिनेशंस एंड इवन एस्टेब्लिश्ड डेस्टिनेशन। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है, हवाई यातायात, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और बहुत अहम एक किरदार निभाती है किसी भी नए डेस्टिनेशन को लोगों के सामने लाने में, और किसी भी डेस्टिनेशन जो कि पहले से एक डेस्टिनेशन है
उसे लोगों के सामने और पॉपुलर करने में ये दोनों मदद करती है। यानी एक नए डेस्टिनेशन को लोगों के सामने पैदा भी करती है और जो पुराना डेस्टिनेशन है आपका पहचान का उसे लोगों के सामने पॉपुलर कर देती है, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने फ्री कर देती है पहुंचना। मैनी कंट्रीज, रीजन्स एंड डेस्टिनेशंस वुड हैव रिमेन्ड अनरीचेबल विदाउट एयरलाइंस। ऐसे बहुत से मुल्क हैं, ऐसे बहुत से एरियाज हैं यानी जगह हैं और ऐसे बहुत से डेस्टिनेशंस हैं जो कि बिना एयरलाइंस के पहुंचे ही नहीं जा सकते थे कभी भी। एयर एक्सेस हैज इंप्रूव्ड टूरिस्ट चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन। अब एयर एक्सेस जो है, हवाई जो यातायात है, उसने क्या कर दिया, टूरिस्ट को एक बहुत बड़ा चॉइस दे दिया। टूरिस्ट को ये चुनने की एक क्षमता दे दी कि भैया मैं इस डेस्टिनेशन पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ एयरप्लेन नहीं जाता है, मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं एरोप्लेन से ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ मुझे वक्त कम लगेगा और मुझे वहाँ ज़्यादा वक्त बिताने का समय मिलेगा, क्योंकि जो मैं 10 घंटे में जाता था वो मैं 2 घंटे में पहुँचूंगा, तो वहाँ मुझे 8 घंटे एक्स्ट्रा मिलेगा, तो मैं कुछ और जगह देख पाऊँगा। ये एक फ़ायदा हुआ है। विच हैज़ इंक्रीज टूरिस्ट फ्लो टू एग्जिस्टिंग एंड न्यू डेस्टिनेशन। जिसने क्या किया है कि टूरिस्ट फ्लो को, जो कि टूरिस्टों का किसी जगह पे आना था, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे कि आपका पहले से कोई डेस्टिनेशन मौजूद हो, ऐसी जगहों पे भी एरोप्लेन ने लोगों का आना बढ़ा दिया है। और ऐसी बहुत सी जगह जो कि नई इजाद हुई है डेस्टिनेशन, वहाँ पे भी टूरिस्टों का इनफ्लो यानी आना बढ़ा दिया है। इन एडिशन टू दैट इट हैज़ ऑल्सो लेड टू द ग्रोथ ऑफ हब एंड स्पोक नेटवर्क्स। इसने इसके साथ में और एक काम इसने ये क्या किया है कि इट हैज़ लेड टू द ग्रोथ ऑफ हब एंड स्पोक नेटवर्क्स, के ऐसे बहुत से नेटवर्क थे जिनके बारे में बातें होती थी कि ये अच्छा है वो अच्छा है। इसने उन चीज़ों को भी इजीली एक्सेसिबल बना दिया है कि ये जगह अच्छी थी यार, अच्छा उस जगह से हम लोग अगर उस जगह जाते हैं तो बहुत अच्छा हो। तो एरोप्लेन ने क्या किया, इसने वहाँ पहुँचा दिया, वहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, तो मतलब आसानी ले हो गई कि जो नेटवर्क्स थे उनको आपस में जोड़ना चालू कर दिया बहुत ही आसानी से। लो कॉस्ट, पैसा कम लगने लग गया लोगों का फ्लाइट्स में क्योंकि बहुत सारे फ्लाइट्स आ गए। लो कॉस्ट एयरलाइंस क्योंकि कम पैसे वाले एयरलाइंस आ गए। एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ अमोंग अलायंस मेंबर, और जितने भी अलायंस मेंबर्स हैं यानी सारे के सारे एयरलाइंस आपस में मिलजुल कर सबने काम करना चालू कर दिया। दीज फैसिलिटीज हैव इन टर्न इम्प्रूव द टूरिस्ट अराइवल्स एंड टूरिस्ट ट्रैफिक इन कंट्री और डेस्टिनेशन। इन सारी फैसिलिटीज़ ने एक फ़ायदा ये किया है कि इसने टूरिस्ट अराइवल यानी टूरिस्टों का आना यानी पर्यटकों का आना बढ़ा दिया है किसी देश में और किसी भी डेस्टिनेशन पे। इससे टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ने से क्या हुआ, देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। देश में विदेशी मुद्रा आई तो हमारे देश में टूरिज्म को भी फ़ायदा हुआ, देश को भी फ़ायदा हुआ। इन द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्केट एंड इंक्रीज डिग्री ऑफ टूरिस्ट नॉलेज एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंट टूरिज्म प्रोडक्ट्स हैज़ इम्प्रूव्ड एक्सेस टू अ डेस्टिनेशन। अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटन जो बाज़ार है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बाज़ार में इंक्रीज्ड डिग्री ऑफ टूरिस्ट नॉलेज, किसी टूरिस्ट के नॉलेज को जो बढ़ा चुकी थी। ये जो एयरलाइन से जाना आना, इससे क्या हुआ, एक टूरिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट जब हमारे देश में आता था तो उसे ऐसी बहुत जगह थी जो कि वो नहीं विजिट कर पाता था जब एयर ट्रैवल अवेलेबल नहीं था। आज जब है तो वो वहाँ जाता है तो उसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो आया, उसने कहा मैं इंडिया में पहाड़ पे गया था, मैं वैष्णो देवी के वहाँ पे उतरा, मैं शिमले के वहाँ पे हेलीकॉप्टर से गया, चॉपर से गया। तो इससे क्या हुआ, उसकी नॉलेज बढ़ी इंडिया के बारे में, डेस्टिनेशंस के बारे में। एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग द टूरिज्म प्रोडक्ट्स, कि हमारे यहाँ पे टूरिज्म के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इसके बारे में उसकी अवेयरनेस बढ़ी और उसकी जानकारी बढ़ी। और हैज़ इम्प्रूव्ड एक्सेस टू डेस्टिनेशन, और ये जो बाकी लोगों का आना या उसका भी वापस आना उसी डेस्टिनेशन पे, इसको उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया उसके नॉलेज ने। वो नॉलेज कैसे हुई, एयर ट्रैवल की मदद से। As a result, airline destination promotion campaigns have frequently been catalysts in destination decisions and generate tourist choice sets. इसलिए क्या हुआ, एयरलाइन डेस्टिनेशन प्रमोशन कैंपेन, एयरलाइन डेस्टिनेशन, एयरलाइंस के जो डेस्टिनेशन मतलब जौन सी डेस्टिनेशन पे एयरलाइंस पहुंच सकती है आसानी से, उन डेस्टिनेशनों की जो प्रमोशन किया गया, उनका जो प्रचार किया गया, उनको प्रचार करने के साथ जो कैंपेन्स किए गए प्रचार करने के लिए, have frequently been catalyst in destination decision. इसने चिंगारी का काम किया डेस्टिनेशन को डिसाइड करने में। यानी जब एयरलाइंस ने, किसी एयरलाइंस ने ये अपनी एक जो कैंपेन चलाई
अपनी एक मार्केटिंग चलाई कि भाई साहब हमारी एयरलाइंस जो है इस डेस्टिनेशन पे जाती है, इसने चिंगारी डाल दी किसी टूरिस्ट के अंदर ताकि वो डेस्टिनेशन डिसाइड कर सके, उसे डेस्टिनेशन को डिसाइड करने में बहुत आसानी होने लगी अब, एंड जनरेट टूरिस्ट चॉइस सेट्स। और टूरिस्ट के पास अब एक चॉइस करने के लिए सेट था कि मैं इस जगह जा पाऊंगा। इट हैज़ बिकम अ की इंग्रेडिएंट इन टूरिज्म डेवलपमेंट विथ इंक्रीज कंपटीशन अमंग एयरलाइंस एंड एग्रेसिव टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोशन। ये एयर ट्रैवल यानी एयर ट्रांसपोर्ट, ये जो हवाई यातायात है, इसने एक की इंग्रेडिएंट का काम किया टूरिज्म डेवलपमेंट, एक मुख्य चाबी का काम किया है, एक की मुख्य वस्तु का काम किया है टूरिज्म के डेवलपमेंट में, यानी पर्यटन को आगे ले जाने में, उसकी बढ़ोतरी में। विथ इंक्रीज कंपटीशन अमंग एयरलाइंस, क्या हुआ कि एयरलाइंस में आपस में कंपटीशन होने लग गए, इससे और ज़्यादा एयरलाइंस आने लग गए, उसमें पैसा कम कर वो कम पैसे में वही सुविधा, वो उस पैसे में वो सुविधा देने लग गया। एंड अग्रेसिव टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रमोशन, और क्या हुआ, टूरिज्म डेस्टिनेशन जो थे उनकी अग्रेसिव प्रमोशन होने लगे, यानी लोग बढ़ चढ़ के टूरिज्म डेस्टिनेशन के बारे में प्रमोट करने लग गए। अच्छा, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, रेगुलेशंस इन एयर ट्रैवल। ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, मैं आपको बता दूं बार बार, ये क्वेश्चंस भी आते हैं और ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान भी है, बड़ा है लेकिन बहुत आसान है याद रखने में, क्योंकि बहुत सिंपल है ये चीज़। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं कोशिश करूँगा, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कोशिश करूँगा आपको एक बार, ये मेरे पास एक बोर्ड है, ये देखिए ये बोर्ड है, अगर मैं कोशिश करूँगा कि इस बोर्ड पर मैं आपको थोड़ा सा अगर मतलब दिखा सकूँ लिख के, अगर मुझे पता नहीं कि आपके समझ में आएगा कि नहीं, इस बोर्ड में दिखेगा कि नहीं क्लियरली, बट मैं कोशिश करूँगा कि अगर ये आप लोगों को थोड़ा सा दिख जाए इस बोर्ड पे। तो एवरी गवर्नमेंट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर इट्स स्पेस, एयर स्पेस विद इन इट्स बॉर्डर एंड कैन गवर्न एयर कॉमर्स। हर देश का, हर देश का या हर राज्य का जो गवर्नमेंट है उसके कुछ ज्यूरिसडिक्शंस हैं, उसके कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, कुछ बाधाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं एयर स्पेस की, यानी आप उस देश के ऊपर से उड़ सकते हैं या नहीं उड़ सकते। मतलब आज इंसान कहाँ पहुंच चुका है, हम लोग कितना नीचे गिर चुके हैं कि आज आसमान को भी हमने आपस में बांट लिया है कि आप मेरे आसमान से, मतलब आसमान जो कि सबका था, आसमान उसको भी अब लोग बांटने लग गए हैं। तो ऐसा है, सरकारों के पास पावर है कि आप मेरे यहाँ से उड़ सकते हैं, आप मेरे यहाँ से नहीं उड़ सकते। तो सिंपल सी बात है, आप पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाइट नहीं उड़ा सकते, आपकी अगर फ्लाइट गई तो वो लोग उड़ा देंगे उसको सीधा। तो एयर स्पेस विद इन इट्स बॉर्डर एंड कैन गवर्न एयर कॉमर्स। और ये क्या है कि एयर कॉमर्स को गवर्न करती है, मतलब हवाई जो इकोनॉमी कॉमर्स जो है, हवाई जो पैसा कि कहाँ से क्या, कैसे क्या इसको डिसाइड किया जाएगा कि कहाँ से एरोप्लेन आएंगी, कहाँ जाएंगी, कितना पैसा देंगी हम लोगों को यहाँ पे आने के, ये सब कुछ एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एनी एयरक्राफ्ट वाइल ट्रेवलिंग ओवर अ पर्टिकुलर प्लेस इज सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो कोई भी एयरक्राफ्ट चाहे किसी भी मुल्क की हो, चाहे किसी भी राज्य की हो, जिस राज्य के आसमान से उड़ रही है या जिस देश के आसमान से उड़ रही है, उस वक्त वो उस देश के गवर्नमेंट के अंडर में होती है। कुछ भी घटित होता है तो पूरी जिम्मेदार वो गवर्नमेंट होगी, जिम्मेदारी वो गवर्नमेंट लेगी, अच्छा हो बुरा हो। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA, ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। DGCA, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया रेगुलेट्स एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज टू फ्रॉम विद इन इंडिया। ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है, यही हमारे इंडिया के अंदर पूरे एयर ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती है, यही चलाती है उसको। टू इंडिया में जो फ्लाइट आएंगी उनको, फ्रॉम इंडिया से जो फ्लाइट जाएगी वो, या विद इन इंडिया, या जो इंडिया के अंदर में जो अंदरूनी हमारे अंतरदेशीय जो है, अंतरदेशीय हमारे देश के अंदर में जो, उनके बारे में पूरी डिसीजन जो है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA। ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा इस टूरिज्म के कोर्स में। द ऑब्जेक्टिव्स, the regulations such as aircraft act or the civil aviation requirements are formed। कुछ नियम कानून इन्होंने बनाए हैं, जैसे एयरक्राफ्ट एक्ट इन्होंने बनाया है, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट इन्होंने बनाया है, ये नियम कानून के नाम है।
द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी एंड रेगुलेशंस आर इम्प्रूविंग एयर कनेक्टिविटी। ये जो नियम कानून अधिनियम, इनके अधिनियम जो कानून बने हैं DGCA के अधिनियम, तो उनके अनुसार क्या है कि इम्प्रूविंग एयर कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि एक जगह से दूसरी जगह पे अब ज़्यादा आसानी से लोग पहुंच सकते हैं। इंक्रीजिंग ट्रैवलर्स बेनिफिट्स, अब लोगों के जो पर्यटक हैं या जो भी जाना चाहते हैं, एक फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने लग गई हैं। जैसे कुछ फ्लाइटों में इंडिगो में आप पहले से अपना सीट बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको ऑन बोर्ड खाना मिल सकता है, आपको एयरपोर्ट्स पे खाना मिल सकता है। बहुत कुछ इन्होंने फ़ायदे मतलब इंसानों के लिए या अपने यात्रियों के लिए नए नए फ़ायदे प्रस्तुत किए। बेनिफिट्स एंड चॉइसेस एंड क्रिएटिंग कम्पिटिटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, और इन्होंने क्या किया है कि कंपटीशन डाल दिया है एयर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में कि भैया आप भी आओ, आप क्या कर सकते हो लोगों के लिए, आप भी आओ, आप क्या कर सकते हो लोगों के लिए, अच्छा आपकी ये है तो आपका वो है, तो आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, देखते हैं कौन ज़्यादा बेनिफिट्स देता है, इससे फ़ायदा हम ही लोगों को होता है। फ्रीडम्स ऑफ एयर, यही मैं कह रहा था जो बहुत इसी रेगुलेशंस के अंडर में है। फ्रीडम ऑफ एयर, हमने पहले एक बार बात की थी। फ्रीडम ऑफ एयर यानी आपको, मैंने पहले कहा कि आपको मैं कितनी खुली छूट देता हूं कि आप मेरे देश के ऊपर से या मेरे राज्य के ऊपर से अपने फ्लाइट को उड़ा सकें। इसी खुली छूट को ही कहते हैं फ्रीडम ऑफ एयर। फ्रीडम ऑफ एयर इज अ सेट ऑफ bilateral agreements concerning commercial aviation rights and privileges for international flights of a country to enter and land in a foreign country's airspace। बड़ा ही सिंपल सा एक इसका फंडा है फ्रीडम ऑफ एयर का। फ्रीडम ऑफ एयर इज अ सेट ऑफ बाइलैटरल एग्रीमेंट्स। ये जो फ्रीडम ऑफ एयर यानी हवाई स्वाधीनता या हवाई स्वतंत्रता, ये बाइलैटरल एग्रीमेंट दो जनों के बीच में एग्रीमेंट होती है, चाहे दो देश हों, चाहे दो राज्य हों, चाहे दो मुल्क हों, जो भी है, मतलब 2, 3, 10, लेकिन हमेशा दो जन के बीच में ये चीज़ होती है कि आप दो, यानी आप अलग अलग देशों से, आप अमेरिका से करते हैं, बेशक आपके यहाँ पे सारे देश आ रहे हैं, लेकिन एग्रीमेंट आप दो के बीच में होगा। इंडिया अमेरिका, इंडिया रशिया, इंडिया साउथ अफ्रीका, तो ये जो बाइलैटरल यानी दो जनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है कंसर्निंग कमर्शियल एविएशन राइट्स, जो कि कंसर्न होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सिविल एविएशन, कमर्शियल एविएशन राइट, जो कमर्शियल एविएशन के कुछ राइट्स हैं उनके साथ ये जुड़ी हुई होती है, कंसर्न होती है, उनके साथ ये संबंधित होती है। तो ऐसे अधिकार और प्रिविलेजेस फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑफ ए कंट्री, विदेशी फ्लाइट्स के लिए, कि दूसरे देशों के फ्लाइट्स के लिए बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं, प्रिविलेजेस दिए गए हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, वो भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, इस एग्रीमेंट के साथ में जुड़ी हुई हैं। टू एंटर एंड लैंड इन अ फॉरेन कंट्रीज एयरस्पेस, कि आप अगर दूसरे देश के हैं तो आपको ऐसी बहुत सी सुविधाएं दी जाएंगी कमर्शियल एविएशन राइट के अंडर में, और किसी दूसरे देश में आप अपने प्लेन को लैंड करा सकें या आप दूसरे देश में एंटर कर सकें, यानी आप सिर्फ ऊपर से निकल जाएंगे, आप उतरेंगे नहीं, या फिर आप उतरेंगे और उतरने के बाद आप क्या क्या करेंगे। इन दोनों की सुविधाएं दी गई हैं इस बाइलैटरल एग्रीमेंट के अंडर में, जिसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ एयर। ऑन December 7, 1944, 54 nations signed the International Air Service Transit Agreement in the Convention on International Civil Aviation in Chicago। ये डेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी दिन फ्रीडम ऑफ एयर साइन हुआ था 54 देशों के बीच में। December 7, 1944, 7 दिसंबर 1944 को 54 देशों के बीच में, 54 कंट्रीज के बीच में एक इंटरनेशनल एयर सर्विस ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन हुआ था। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय एयर सर्विस ट्रांजिट एग्रीमेंट, यानी अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा ट्रांजिट, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना और दूसरी जगह से दूसरी जगह पहुंचना और फिर जाना, ये ट्रांजिट होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना और फिर जाना एग्रीमेंट। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई
सेवा जो कि एक जगह से दूसरे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएगी, उसके बारे में जो ट्रांजिट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसमें एक कन्वेंशन यानी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी शिकागो में इंटरनेशनल सिविल एविएशन की। जो अंतरराष्ट्रीय सिविल एविएशन है, उनके एक कॉन्फ्रेंस में सन 1944 में 54 देशों ने 7 दिसंबर को साइन किया था। कौन कौन सी सुविधाएं हर एक देश दूसरे देश को देगा कि वो अपने एरोप्लेन को वहां उतार सके या उसके आसमान के ऊपर से गुजर सके। देयर आर टोटल ऑफ 9 फ्रीडम्स ऑफ एयर। ये जो आसमानी स्वाधीनता या स्वतंत्रता या हवाई स्वाधीनता स्वतंत्रता जो है, ये 9 प्रकार के दिए गए थे, अंडर विच इंटरनेशनल एयर सर्विसेज ऑपरेट। तो पूरा जो इंटरनेशनल एयर सर्विस है वो इन 9 स्वाधीनताओं के अंडर में ही ऑपरेट करता है। पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा एयर सर्विस है, जो हवाई सर्विस है या हवाई जो यातायात का पूरा सिस्टम है, वो इन 9 नियमों के अनुसार ही काम करता है, अंतर्गत काम करता है। द फर्स्ट 2 फ्रीडम्स ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल एयर सर्विस ट्रांजिट एग्रीमेंट। जो पहली दो स्वाधीनताएं जो हैं, उन्हें ये भी कहा जाता है इंटरनेशनल एयर सर्विस ट्रांजिट एग्रीमेंट। इंटरनेशनल एयर सर्विस ट्रांजिट एग्रीमेंट पहले 2 को कहा जाता है। अब मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, अब यहां पे देख ले, बाईलैटरल नहीं कहा, मल्टीलैटरल यानी काफी देशों ने एक साथ एक कागज पे साइन किया। जब बाईलैटरल होता है यानी 2 जन का एग्रीमेंट, मल्टीलैटरल ने काफी देशों ने मिलकर एक साथ साइन किया था उस पर। अ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट साइन बाय 129 कंट्रीज इन 2000। सोच लीजिए 129 देशों ने 2007 में एक साथ मिलकर एक कागज पे साइन किया था। इस पहले 2 जो नियम हैं हवाई स्वाधीनता के, उनके बारे में। द नॉन सिग्नेटरी कंट्रीज आर, जिन्होंने साइन नहीं किया था इस कागज पे, वो थे ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया और चाइना। इन चारों ने कहा था हम तो भैया साइन नहीं करेंगे। मतलब कहते हैं ना, शाणपत्ती ज्यादा शाणे थे लोग। द 3rd to 5th फ्रीडम इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट। अच्छा, पहला और दूसरे को कहा जाता है इंटरनेशनल एयर सर्विस ट्रांजिट एग्रीमेंट, और तीसरे से जो 5वां है उस फ्रीडम को कहा जाता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट, इसमें ट्रांजिट नहीं कहा गया, ट्रांसपोर्ट कहा गया। द फर्स्ट 5 टुगेदर आर नोन एज 5 फ्रीडम्स। जो पहले 5 हैं उन 5 को मिलाकर कहा जाता है 5 फ्रीडम्स, यानी 5 स्वाधीनताएं, 5 स्वतंत्रताएं, 5 छूट ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई ट्रांसपोर्ट की, यानी हवाई यातायात की। द अदर 4 फ्रीडम्स, यानी मैंने कहा था कि 9 नियम है, उसमें से 5 तो ये हो गए, जो बाकी 4 नियम है एयर ट्रांसपोर्ट के, आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंटरनेशनल बाइलैटरल ट्रीटीज। तो उनको इंटरनेशनल बाइलैटरल जो ट्रीटी हुई है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो 2 देशों के आपस में जो बातचीत हुई है, मतलब देखिए बाकी सारे देशों ने जिन्होंने साइन किए, 129 देशों ने, सबने मिलकर एक चीज पे अपनी सहमति जताई, तो सबने मिलकर एक कागज पे साइन किया, 4 देशों को छोड़ के, ब्राजील, इंडोनेशिया, चाइना और रशिया, इन्होंने। लेकिन जो बाकी के जो ये देश जिन्होंने पहले 5 नियमों पे तो इन्होंने सबने साइन कर दिए, लेकिन बाकी के जो 4 नियम थे उस पे जो बाइलैटरल, मतलब 2 देशों की आपस में बनी तो बनी, या थोड़ा उसने कहा चलो तुम उतर तो नहीं सकते, ऊपर से जा सकते हो, ऐसी बात है, वो जो हो गया वो बाइलैटरल ट्रीटीज के अंडर में आ गई। दे आर बाइलैटरली बिटवीन कंट्रीज और अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज एग्री टू ओपन देयर एयर्स। मैंने वही कहा जो कहा कि वो बाइलैटरल है, या तो 2 कंट्रीज के बीच में है कि भैया आपके और मेरे बीच में, या बाकी के जो 4 नियम है वो आपके और मेरे बीच में रहेंगे, वो हम दूसरे, मैं उस देश के साथ वो 4 नियम नहीं रखूंगा, वो मैं आपके साथ रखूंगा। तो किसी ने कहा कि चलो 5 देशों ने साइन कर लिए कि चलो हम 5 मिलकर ये सेवाएं आपको देंगे, 5 में बांट लेंगे, बाकी उसको नहीं देंगे, तो ये आपस में एहसान लग गया। फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर, ठीक है, पहला फ्रीडम ऑफ एयर। तो दोस्तों मैं फिर आपको अब थोड़ा सा कोशिश करता हूँ, ये मैं आज थोड़ा नया एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ एक चीज़, कि अगर आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिले, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट में लिखा था कि सर आप थोड़ा नोट्स अगर दिखाएं साथ में तो अच्छा हो। तो जो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर है, मैं कोशिश करता हूँ शायद आप लोगों को दिख जाए, अगर जैसा है कि फर्स्ट फ्रीडम ऑफ
एयर। तो उसके अंतर्गत जो आता है कि ऑल्सो नोन एज ट्रांजिट फ्रीडम और फर्स्ट फ्रीडम राइट। इसे ट्रांजिट फ्रीडम भी कहा जाता है इस चीज को। ट्रांजिट फ्रीडम भी कहा जाता है और फर्स्ट फ्रीडम भी कहा जाता है इसको। फर्स्ट फ्रीडम भी कहा जाता है और फ्रीडम राइट कहा जाता है ट्रांजिट। द फ्रीडम इज टू प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज टू फ्लाई अक्रॉस अ फॉरेन कंट्री फ्रॉम अ होम कंट्री ट्रेवलिंग टू अनदर कंट्री एयर स्पेस विदाउट लैंडिंग इनटू इट्स टेरिटरी। तो इसके अंतर्गत जो है वो नियम ये दिया गया है, फर्स्ट राइट के अंदर में ये दिया गया है कि आप अगर एक देश के एरोप्लेन हैं तो आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं एक तीसरे देश के आसमान के ऊपर से, लेकिन आप वहां उतर नहीं सकते। यानी आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, आपके होम कंट्री जहां से फ्लाइट उड़ी है और डेस्टिनेशन कंट्री जहां फ्लाइट पहुंचेगी, और बीच में एक देश है जो कि आपको अलाउ करेगी कि आप मेरे आसमान से उड़ तो सकते हैं लेकिन आप मेरी कंट्री में उतर नहीं सकते। यानी कि एक हो गया आपका यहाँ पे होम कंट्री, एक हो गया आपका ये बीच में कंट्री, और एक हो गया आपका जो डेस्टिनेशन कंट्री। तो ये जो अब आपका जो हवाई जहाज जो है जो कि यहां से उड़ेगा और उसे यहां उतरना है, ये हवाई जहाज जो है ये जब उड़ता है एक देश से, ठीक है, और इसने उड़ान भरी एक देश से और ये पहुंच गया अपने दूसरे देश में, लेकिन इसने यहाँ पे इस कंट्री पे इसने लैंड नहीं किया, लेकिन इस कंट्री ने इस हवाई जहाज को जो इस कंट्री होम कंट्री जहां से उड़ा है उसको अलाउ किया कि वो उसके आसमान से उड़े और इस कंट्री तक जा सके, लेकिन यहां उतर नहीं सकता। यहां पे जो उसके उतरने का है उसको मनाही है, वो उतर नहीं सकता है, यहाँ पे वो जा सकता है इसके आसमान। तो ये है आपका फर्स्ट फ्रीडम। तो बड़ा आसान है याद रखने के लिए। अगर आपको पूछा जाए कि भाई फर्स्ट फ्रीडम क्या है तो बड़ी ही आसानी से आप बता सकते हैं कि फर्स्ट फ्रीडम ये है कि एक एरोप्लेन को एक कंट्री ने अलाउ कर दिया कि आप मेरे देश के ऊपर से जा सकते हैं, दूसरे देश पे जा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आप उतर नहीं सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्रीडम। सेकेंड जो फ्रीडम ऑफ एयर, ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड फ्रीडम ऑफ एयर पे आते हैं। सेकेंड फ्रीडम ऑफ एयर जो हमारा वो है ऑल्सो नोन एज सेकेंड फ्रीडम राइट। जो पहले वाले को जैसे ट्रांजिट फ्रीडम बोलते थे या फिर फर्स्ट फ्रीडम राइट बोलते थे, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड फ्रीडम राइट, यानी कि दूसरा स्वाधीनता का राइट, जो आपका जो अधिकार, दूसरा स्वाधीनता का अधिकार। पहला जो था वो पहला स्वाधीनता अधिकार, दूसरा स्वाधीनता अधिकार। इसके अंतर्गत क्या होता है, दिस फ्रीडम इज टू प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज टू स्टॉप इन अ फॉरेन कंट्री फॉर टेक्निकल रीजन और नॉन ट्रैफिक पर्पसेज सच एज रिफ्यूलिंग, मेंटेनेंस और इमरजेंसी पर्पस ओनली। द पर्पसेज सच एज boarding or deplaning passengers in that country is not allowed. Here the final destination of the national flight is a third country. सेम चीज जो हमने फर्स्ट फ्रीडम में पढ़ी है बिल्कुल वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे एक इन्होंने और संशोधन किया है। वो है पहली कंट्री जो होम कंट्री हो गई उसकी, दूसरी कंट्री जो कि डेस्टिनेशन कंट्री यानी होम कंट्री यानी जहां से फ्लाइट उड़ी और जहां पहुंचेगी जो फ्लाइट है आपकी है, ठीक है, और डेस्टिनेशन कंट्री है। और बीच में जो है ये हमारा तीसरी कंट्री जिसके ऊपर से, तो पहला जो हमने पढ़ा था उसमें यह था कि फ्लाइट यहां से उड़ेगी, ये देश जो है अपने आसमान का छूट देगा उसको कि आप मेरे आसमान के ऊपर से उड़ो और यहां पहुंच जाओ तीसरे देश में। लेकिन
यहाँ पे जो है ये इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। यहाँ पे ये यहाँ से फ्लाइट चला और फ्लाइट उतरा भी यहाँ पे, लेकिन इस बीच में जो ये फ्लाइट है आपकी, ये इसको एक मौका दिया जाएगा आपके यहाँ पे उतरने का। कैसे? इसे सिर्फ और सिर्फ उतरने का मौका दिया जाएगा, ना तो आपके इस फ्लाइट से जो पैसेंजर है आपका नहीं उतर सकता, ना ही यहां से कोई पैसेंजर चढ़ सकता है। ना पैसेंजर उतर सकता है और ना पैसेंजर चढ़ सकता है। यानी आप इस फ्लाइट का इस्तेमाल इस देश से, जो मिडिल वाला जो देश है जिसने आपको छूट दी है, उसमें से आप पैसेंजर ले भी नहीं सकते और ना आप किसी पैसेंजर को वहां उतार सकते हैं। लेकिन आप इसके ऊपर से गुजर सकते हैं। और यहां किस वजह से उतर सकते हैं, किन वजहों से उतर सकते हैं, वहां कुछ कारण बताए गए हैं, जो कि हैं स्पेशल पर्पस की नॉन ट्रैफिक पर्पस। ट्रैफिक पर्पस कौन से होते हैं? जिसमें पैसेंजर उतरता है और पैसेंजर चढ़ता है। लेकिन यहां पे अलाउ किया गया है फॉर नॉन ट्रैफिक पर्पस। तो नॉन ट्रैफिक पर्पस के लिए इस फ्लाइट को, ये तीसरा जो देश है, ये जो देश ए, देश बी और ये जो देश सी, ये देश सी जो है अलाउ करता है नॉन ट्रैफिक पर्पस के लिए आप हमारे देश में उतर सकते हैं। जैसे कि रीफ्यूलिंग हो गया, आपको फ्लाइट में फ्यूल भरना है, आपको तेल भरवाना है अपने फ्लाइट में, तो आपको ये दे देता है वो सुविधाएं। पहली क्या है? रीफ्यूलिंग के लिए आप जा सकते हैं। दूसरा क्या है? मेंटेनेंस। अगर कुछ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ रही है आपको, जैसे थोड़ी बहुत, तो आप उसके लिए जा सकते हैं, वहां रुक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। मेंटेनेंस अगर आपको कुछ करवाना है तो आप उतर सकते हैं वहां पे। और इमरजेंसी पर्पस, तीसरा हो गया इमरजेंसी। यानी समझ लो कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बीच हवे में कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई, या किसी को कोई डॉक्टर के पास जाना, कोई बीमार पड़ गया, या कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई, तो ही आपके इस फ्लाइट को ये मुल्क अपने देश में उतरने देगा। सिर्फ इन 3 कारणों की वजह से, और ऐसे इस प्रकार के जितने भी कारण हैं, ऐसे कारणों की वजह से। इससे बाहर आप ना तो पैसेंजर उतार सकते हैं, ना पैसेंजर को ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फ्रीडम ऑफ, जो आपका फ्लाइट जो हो गया, सेकेंड फ्रीडम ऑफ फ्लाइट। द पर्पसेस सच एज बोर्डिंग एंड रिप्लेनिंग पैसेंजर्स यहां पे नहीं हो पाएगा। तीसरे, थर्ड फ्रीडम ऑफ एयर। थर्ड फ्रीडम ऑफ एयर में आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड फ्रीडम, इसे सेम पहले को जैसे फर्स्ट फ्रीडम ऑफ राइट, फर्स्ट फ्रीडम राइट कहा गया, दूसरे को सेकंड फ्रीडम राइट कहा गया, ठीक उसी तरह इसको भी थर्ड फ्रीडम राइट कहा गया है, ठीक है। इसके अंडर में अब हम देखते हैं कि क्या है सिस्टम। तो पहले में हमने क्या देखा कि पहले में आपको उतरने तो दिया जाएगा, उतरने नहीं दिया जाएगा, आप सिर्फ ऊपर से जा सकते हैं। दूसरे में आप उतर तो सकते हैं, लेकिन आप ना तो पैसेंजर चढ़ा सकते हैं ना पैसेंजर उतार सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसियों में या तेल भरवाने में या मेंटेनेंस में ही आप वहां पे उतर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। और तीसरा जो है अब हमारा थर्ड फ्रीडम ऑफ एयर में दिया गया है, द फ्रीडम इज टू प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज टू कैरी और डीप्लेन ट्रैफिक। यानी पैसेंजर्स फ्रॉम एयरलाइंस होम कंट्री टू अनदर कंट्री फॉर कमर्शियल सर्विसेज। यहां पे आप इस देश में उतर सकते हैं और उतरने के बाद आप पैसेंजर्स को यहां पे सर्विसेज टू कैरी और डीप्लेन ट्रैफिक, यहां पे आप पैसेंजर्स को उतार भी सकते हैं और पैसेंजर्स को चढ़ा भी सकते हैं,
ये तीसरा जो है इसके अंदर में ये दिया गया, पैसेंजर फ्रॉम एयरलाइंस होम कंट्री टू अनदर कंट्री फॉर कमर्शियल। किसी भी कमर्शियल सर्विस के लिए आप पैसेंजर को यहाँ पे उतार सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। जैसा कि ये हो गया आपका कंट्री ए यानी होम कंट्री, ठीक है। ये हो गया आपका कंट्री बी यानी जो कि आपको प्रोवाइड कर रहा है इस फ्रीडम के, और ये हो गया कंट्री सी यानी डेस्टिनेशन कंट्री, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप जा सकते हैं, आपकी जो फ्लाइट है वो जा सकती है, ठीक है। आपका फ्लाइट और वो वहां भी जा सकती है, लेकिन उससे पहले ये फ्लाइट यहाँ उतर सकती है। उतरने के साथ ही में यहाँ पे ये कैरी और डीप प्लेन, कैरी यानी चढ़ाना और डीप प्लेन यानी प्लेन से नीचे उतार देना, यानी कि आप पैसेंजर को यहां चढ़ा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं इस बीच में। तो ये सुविधा, ये तीसरा जो मुल्क है वो आपको आपके फ्लाइट को यानी ये जो इस देश के जो फ्लाइट है ए वाला जो है इसके फ्लाइट को और बी सी पहुंचने से पहले बी आपको ये सुविधा दे देता है कि आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया तीसरा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इस तीसरे फ्रीडम ऑफ एयर तक ही रहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी लंबा हो गया आज का जो क्लास था, और वो इसलिए वो क्लास लंबी हो गई क्योंकि मैंने थोड़ा सा ये बोर्ड का यूज़ किया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, अगर बुरा लगे तो भी बताइएगा, फिर मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं लिखूँगा बोर्ड पे। शायद वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें थोड़ा समझ ज़्यादा आती है और दिमाग में रह जाती है बात, तो इसीलिए मैंने किया। अगर आप लोग, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था तो थोड़ा नोट्स लिखने के, मैंने कहा थोड़ा लिख देता हूँ, इससे समझने में आसानी होगी, आप लोगों के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी आप लोगों की मर्जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। हम लोगों की आपस में जो हमने डिस्कशन किया, और आप लोग भी डिस्कस करेंगे, हम लोग आगे भी करते रहेंगे। कल हम लोग फोर्थ जो फ्रीडम ऑफ राइट है, एयर फ्रीडम ऑफ एयर है, उससे हम लोग कल चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरी वन। भाई अच्छे नंबरों से सब लोग पास हो जाइए, और मुझे भी थोड़ा विश करिएगा, मैं भी ताकि अच्छे नंबर लेकर पास हो सकूं। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार।